The production possibility curve for a country is shown. सही है. What can be determined from the diagram? सही है. अब जी सर, क्या होगा, इसका क्या हो सकता है? या अगर सिंपल एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना हुआ है, ठीक है. अच्छा, द कंज्यूमर्स प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट. हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि सर हमारे पास क्या है यार, कि कंज्यूमर्स जो हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, एक तो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उनके पास, और एक हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चरल गुड्स है. ठीक हो गया. अच्छा, आगे चलते हैं जरा. द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देखें, जब मैं बात कर रहा हूँ ना पीपीसी कर्व की, तो पीपीसी कर्व बनाया क्यों जाता है? पीपीसी कर्व बनाया जाता है इसलिए ताकि आप क्या कर सकें, शो कर सकें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. सही है. इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह जब होता है, जब मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट आ रहा होता है, वो भी आउटवर्ड शिफ्ट. ठीक है. अच्छा, in a clothing business, after specialization, real output per worker increased in the first 6 months. पहले 6 महीनों में तो रियल आउटपुट पर वर्कर आपका बढ़ा. सही है. बट देन आउटपुट पर वर्कर बिगेन टू फॉल. व्हाट माइट बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी सर क्यों आपकी जो है वो कम हुई? क्योंकि अच्छा, स्पेशलाइजेशन मींस वर्कर लूज स्किल्स. नहीं सर, स्पेशलाइजेशन का मतलब तो सर आप क्या है, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा है, तो मतलब सी नहीं हो सकता. एन इंक्रीज इन आउटपुट पर वर्कर रिक्वायर्स मोर कैपिटल. ऐसा नहीं है. सही है. आउटपुट ज्यादा होना के लिए क्या होने चाहिए? इट रिक्वायर्स स्किल. कि भाई आपके पास भले हाई टेक मशीन है, अगर स्किल्स नहीं है तो हाउ यू विल बी यूजिंग दैट मशीन. एन इंक्रीज इन आउटपुट पर वर्कर इन द लॉन्ग रन डिपेंड्स ऑन एन इंक्रीज इन पे. सही है. नहीं सर, ये बात नहीं. आपके सामने है ना, इसने क्या बोला, स्पेशलाइजेशन के बाद 6 महीने तो आउटपुट बढ़ा, फिर आउटपुट कम होने लगा. क्यों? क्योंकि वर्कर्स गेट बोर्ड इफ दे आर रिपीटिंग द सेम वर्क. ठीक है. चलें. अ वाइन प्रोड्यूसर एंड बॉटलर wanted to expand its production significantly. To finance the expansion, it offered investors discounts on restaurant meals. सही है. अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे कि बोला कि भाई हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे रेस्टोरेंट मील्स में इफ दे बॉट 2000 shares in the company. Which factors of production are most likely to be involved in this expansion? सर मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई कि सारी चीजें, वाइन प्रोड्यूसर भी है. सही है. साथ में मेरे पास सही है, लेबर भी हो गया, लैंड भी है. सही है. कैपिटल भी है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और मेरे पास ये वाइन प्रोड्यूसर एज एन एंटरप्रेन्योर भी है यहाँ पे. सही है. ठीक हो गया सर. ये चारों की चारों चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं. ठीक है. क्योंकि एक पूरा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है ना. ठीक है. और विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेंशन? एक चीज आप याद रखें कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, आपको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे. सही है. विच स्टेटमेंट इज पॉजिटिव? सही है. पॉजिटिव का मतलब सर क्या हुआ, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है. तो ऑल टैक्सेस शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम. नहीं सर. अ, ये तो शुड, देखो जब बीच में शुड आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या है, ये कि ये किसी का ओपिनियन है, ये किसी का फीडबैक. अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ फेयर टैक्स. क्या पता आपकी नजर में वो फेयर टैक्स हो, मेरी नजर में नहीं है, तो ये भी एक ओपिनियन है किसी का. ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ इनकम इज डिजायरेबल. अब क्या पता आपको लग रहा है कि इक्वालिटी ऑफ इनकम इज डिजायरेबल. क्या पता इक्वालिटी ऑफ इनकम के कुछ किसी को लगता है कि डिजायरेबल नहीं भी है. ठीक है. अच्छा, तो इस ये भी फीडबैक है. आप इसको ये नहीं बोल सकते कि बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पर इसमें आप बोल सकते हो इनकम इनक्वालिटी इज डिक्रीज. अब अगर तो कोई ग्राफ गिवन होगा, इनकम इनक्वालिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो आप बोल दोगे भाई ये डिक्रीज हो रहा है. अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो ये इस बात में ये है कि आप सच या झूठ इसमें जो है वो बोल सकते हो, आप जो है वो डेटा को देखते हुए बात कर सकते हो. ठीक है. तो डी आंसर है.
अच्छा, ये जो डायग्राम है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, पी क्यू से पी आर की तरफ, तो यहाँ पे सर क्या आ रहा है, वन सेक्टर शिफ्ट आ रहा है, और ये शिफ्ट भी सिर्फ प्राइवेट गुड्स में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अब ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू चीज है, तो प्राइस ऑफ प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स की बात नहीं होगी सर। हुआ ये हमारे पास कि व्हाट इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज फ्रॉम पी क्यू टू पी आर, क्या चीज बढ़ चुकी है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। कि सर हमारे पास क्या हो रहा है कि पब्लिक गुड्स जो हैं वो अब हमें क्या करने पड़ रहे हैं, ज्यादा छोड़ने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्राइवेट गुड। तो हमने बोला यार चलो एक काम करते हैं, विद दी सेम रिसोर्सेज हम लोग ज्यादा प्राइवेट गुड्स ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। सही है, चलें। तो आंसर हो गया आपका डी। द ग्राफ शो द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर एन इंडस्ट्री। सही है, व्हाट वुड कॉज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 टू S2। आप S1 से आ गए हैं सर कहाँ पे, S2 की तरफ आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ चुकी है इंडस्ट्री में? नहीं भाई, अगर बढ़ चुकी होती तो ये आपका आउटवर्ड होता ना शिफ्ट। अन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। देखें, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड का कोई यहां से लिंक नहीं बैठता है। सही है। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स, देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे सप्लाई बढ़ेगी ना सर, आउटवर्ड शिफ्ट आएगा। अगर वेज रेट्स बढ़ेंगे तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, तो डी आंसर हो सकता है। एक फर्म है जो कि प्रोड्यूस करती है अ गुड यूजिंग अ वेरी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड। सही है, एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस वो यूज करती है जहाँ पे लेबर की यूजेज जो है वो ज्यादा है। जब क्या हुआ है, आपकी प्राइस बढ़ चुकी है गुड की, अंडर विच कंडीशंस विल द सप्लाई ऑफ द फर्म्स गुड बी मोस्ट प्राइस इलास्टिक। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है आपको कि कौन सी कंडीशन है जहाँ पे गुड जो है वो ज्यादा प्राइस इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो हाई है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है आपकी, हाई। ठीक है। तो ये हमेशा जब होगा जब आप लेबर जो आपने एम्प्लॉय किया है वो सर क्या है, अनस्किल्ड है। क्या है आपका, अनस्किल्ड है। और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये क्यों ऐसा, देखो अगर अनस्किल्ड लेबर है ना तो सर क्या होगा, हमारे पास हम फॉरेन से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई वेज में चेंज आएगा या वो बोलता है यार मेरी वेज बढ़ा दो, तो हम बोलेंगे यार हम किसी और को रख लेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी। अगर वो बोलेगा भाई मेरी $10 है, $11 भी कर दो, तो हम लोग दूसरा कोई सब्सटीट्यूट देख लेंगे, ऑल्टरनेटिव की तरफ चले जाएंगे। पर अगर हमारा अनस्किल्ड होता, अगर लेट सपोज वो स्किल्ड लेबर होता, तो अब इस सिनेरियो में पता है क्या होता हमारे पास कि अगर वो बोलते ना मेरी थोड़ी सी वेज रेट बढ़ाओ, तो आपको अब जो है वो उसके हिसाब से क्या करना पड़ता, प्राइसेस को भी जो है वो चेंज करना पड़ता। सही है, डन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करेक्ट आंसर इज सी। और जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना तो ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द डिमांड कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड टू शिफ्ट टू द राइट। जी सर, डिमांड कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड कौन सा गुड होता है आपका, लो क्वालिटी गुड होता है। और इसका जो नेचर होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है कि इनकम जब बढ़ती है तो इस गुड की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ये आउटवर्ड शिफ्ट तो नहीं आएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा, ये सर इनकम टैक्स बढ़ेगा तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो बी आंसर है। ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड से डिमांड में हमारे पास सर क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी ना। सही है। और इन्फीरियर गुड का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। अपना बेटा, अपना अरीबा बेटा, आपको क्लियर है, समझ आ गया? जी सर। सर लेकिन ये सेल्स टैक्स से अच्छा, डिमांड बढ़ेगी नहीं?
असल में देखो, सेल्स टैक्स जब हो रहा है ना, तो वो लग रहा है कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लग रहा है। ठीक है। तो जब वो स्पेसिफिक सही। प्रोडक्ट पे लग रहा है तो वो, अब वो आपके ऊपर है ना, आपकी चॉइस है कि आप उसे खरीदते हो या नहीं खरीदते हो। सही सही। है। चलो। चलो, तो आंसर हो गया आपका बी। नाइन्थ पे आते हैं। डायग्राम शोज फोर सप्लाई कर्व्स। सही है। विच कर्व हैज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वन। ये पीईएस इज इक्वल टू वन का मतलब पता है क्या है? देखो, पीईएस अगर वन है ना, तो इसका मतलब है कि यूनिट ट्री है, और ये स्टार्ट होगा कहाँ से? ओरिजिन से। सही है। अगर तो पीईएस इक्वल टू जीरो है, तो सर ये हमारे पास क्या होगा? एक वर्टिकल लाइन होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस। सही है। अगर पीईएस ग्रेटर देन वन है, तो फिर क्या होगा हमारे पास? एक लाइन बनेगी वाई एक्सिस से। ठीक है। अब वो लाइन किसी भी, जो है वो, मतलब इस टाइप हो सकती है, यूं, ऐसी, कहीं भी। और अगर आपकी पीईएस लेस देन वन है, तो वो बनेगा एक्स एक्सिस से। ठीक है। अब वो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन नहीं है। सही हो गया। और अगर पीईएस जो है वो इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो अब इस सिनेरियो में ये होता है कि हमारे पास पीईएस जो है, जब इनफाइनाइट होगा तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। सही है। तो अब हमारे पास ने क्या बोला कि पीईएस इक्वल टू वन बताओ। तो हम ये वाली आप में आएंगे, और ओरिजिन से तो यही स्टार्ट हो रहा है, ए। सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? ए। डायग्राम शो द शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व इन अ मार्केट फ्रॉम S1 टू S2। अच्छा, अब ये देखिए आपके सामने ये, आप आ चुके हैं S1 से, आप आ चुके हैं S2 पे। ठीक है। मतलब ये क्या हो चुका है आपका? एकदम इनलास्टिक हो चुका है। चलें भाई। हाउ विल द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज। देखिए, पहले तो अगर मैं देखूं, पहले हमारे पास ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस था, और ये पूरा एरिया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस था। ये मैं बात कर रहा हूं जब P1 पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जब हम लोग P1 पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? हम्म। हाउ विल द कंज्यूमर प्रोड्यूस सरप्लस चेंज। अब जब हमारे पास आप S2 पे आ चुके हो। सही है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एरिया है हमारे पास। एस प्रीवियसली जो एरिया है, वो है आपका S T, और एक जो खाली स्पेस था, हम इसको बोल देते हैं, लेट सपोज ये है A। सही है। S T और A था पहले। ठीक है। चले। ये था आपका कंज्यूमर सरप्लस। और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो पहले कितना था? UVW। चेंज किससे आया हमारे पास? तो अब जब आपकी ये लाइन आ चुकी है, और प्राइस अब ये हो चुकी है, P2 आप बोल रहे हो ना, प्राइस हो गई अगर, तो अब इस सिनेरियो में हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है, वो सिर्फ ये वाला एरिया है। तो मतलब ये डिक्रीज हुआ है S और T से। तो मतलब कंज्यूमर सरप्लस या तो C है या तो D है। अच्छा। और हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, वो कितने से बढ़ चुका है? ये वाला एरिया हट चुका, S से बड़ा, U से, और W। सही है। S, U, और हमारा क्या है भाई? W। और यहाँ पे तो ये सारी चीजें हैं ही नहीं। अब क्या करेंगे? देखें। और हमारे पास ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है। सही है। इसमें अब जो है हम लोगों ने जी भी जो है वो अब इन्वॉल्व हो चुका है। अब ये पूरा का पूरा एरिया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। सही है। तो पहले कितना था ये? UVW।
अब कितना हो गया, एस यू डब्ल्यू और जी, अब है एस यू डब्ल्यू और जी। तो कितने से ये इंक्रीज हुआ, एस था पहले, नहीं तो ये इससे इंक्रीज हो गया, यू सेम था, डब्ल्यू सेम था, जी से इंक्रीज हो चुका। अच्छा वी क्या है आपका, नहीं है, तो वी से क्या हुआ, माइनस हुआ। तो आंसर क्या है आपका, एस प्लस जी माइनस वी। ठीक है, ओके हो गई बात। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है भाई, डी, इंक्रीजेस बाय एस प्लस जी, और वी हट चुका। गुड एक्स है सब्सटीट्यूट गुड, सही है, वाई and a complement good z. The price of good y decreases and the price of good z increases. Why might the equilibrium price of good x remain unchanged? अच्छा भाई, गुड एक्स क्या है भाई आपका, एक सब्सटीट्यूट है गुड वाई का, और कॉम्प्लीमेंट है गुड जी के लिए, ठीक है। अगर तो गुड वाई की प्राइस कम हुई, तो गुड एक्स की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर लेट सपोज गुड जी की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, तो वापस से क्या होगा हमारे पास, क्योंकि गुड एक्स इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो गुड एक्स की क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। तो व्हाई माइट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गुड एक्स रिमेन अनचेंज्ड, इसीलिए अनचेंज्ड है क्योंकि सर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एक्स अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, नहीं सर, क्वांटिटी तो कम हो रही है ना, तो ए तो नहीं है। प्रोड्यूसर ऑफ गुड एक्स रिसीव सब्सिडी, फायदा नहीं है ना उनकी क्योंकि वो खरीदेगा कोई भी नहीं। वो इसीलिए अनचेंज रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको बनाना ही अब छोड़ दिया है। फर्म्स ने बोला है कि थोड़ा सा हम लोग स्टॉप ले लेते हैं, इस प्रोडक्ट को अभी नहीं बनाते क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। सही है, क्योंकि देखो अगर तो टेक्नोलॉजी लगाओगे ना तो सप्लाई बढ़ेगी, सब्सिडी करोगे तो सप्लाई बढ़ेगी, मतलब इक्विलिब्रियम अनचेंज्ड होगा। और अगर टैक्स लगाओगे तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। In a diagram, S1 and S2 are the supply curves for an agricultural product in year 1 and year 2 respectively. D is the demand curve in year 1 and year 2. In year 1, the government purchased an amount necessary to ensure that the price was OP. गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो आपकी प्राइस है ना वो यही रहेगी, सही है। अच्छा, द प्राइस इज हेल्ड एट ओपी इन ईयर 2, हाउ मच मोर मस्ट द गवर्नमेंट बाय इन ईयर 2 देन इट बॉट इन ईयर 1, कितना ज्यादा उसको खरीदना पड़ेगा। तो देखें, अगर वो ओपी पर था पिछली दफा, सही है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ईयर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईयर 2 को छोड़ दें, भूलिए। ये मेरे पास क्या आ रही है, डब्ल्यू इज माई क्वांटिटी सप्लाई एंड दिस वाज माई क्वांटिटी डिमांड, सही है। तो ये जो बीच का एरिया है इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा था भाई, इससे खरीद रहा था और इस पॉइंट पे लेकर आ रहा था, ठीक है, डन हो गई बात। अच्छा, अब ईयर 2 में उसे कितना और खरीदना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस उसे और जो है वो खरीदना पड़ेगा, सही है। तो वाई जी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी। देखिए आपको पता होना चाहिए अब इस पॉइंट पे कि इनकम और वेल्थ, ये दोनों चीजें जो हैं वो डिफरेंट है, सही है। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ ग्रेटर वेल्थ इनइक्वालिटी देन इनकम इनइक्वालिटी। देखो वेल्थ इनइक्वालिटी इज बेसिकली जो, वेल्थ इज बेसिकली के एसेट्स का होना, सही है, प्रॉपर्टी का होना। इनकम का मतलब है जो एट द मोमेंट आप अर्न जो है वो कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो वेल्थ इनइक्वालिटी क्यों क्रिएट हुई, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का इसमें कोई लिंक नहीं होगा, सही है।
असल में सवाल वापस से पढ़े हैं, उसने बोला मोस्ट लाइकली टू कॉज ग्रेटर वेल्थ इनइक्वालिटी। तो ग्रेटर वेल्थ इनइक्वालिटी कब होगा? ये जब प्रॉपर्टी में इंक्रीज आया है, क्योंकि देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगा तो हमारे पास सर क्या होगा? रिच विल हैव टू पे लेस, सही है। पुअर को ज्यादा देना पड़ेगा, रिग्रेसिव टैक्सेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकम इनइक्वालिटी है। रिडक्शन इन मिनिमम वेज, तो इसका मतलब क्या है भाई कि अगर पुअर विल नाउ अर्न लेस तो क्या हुआ? इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, गैप बढ़ गया। रिडक्शन इन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन सेविंग, जो आपको अर्निंग्स थी, जो सेविंग हो रही थी, देखो अर्निंग्स कम हो रही है ना, तो दैट इज क्रिएटिंग, या अर्निंग्स बढ़ रही है, दैट इज क्रिएटिंग इनकम इनइक्वालिटी। वेल्थ इनइक्वालिटी क्या है? प्रॉपर्टी की इंक्रीज आया वैल्यू में, सही है। आगे चलते हैं। 14, a product with infinite elasticity of supply, मतलब PES is equal to infinite, has sales of 1,000 units a week at a price of $1 unit, सही है। PED is 1.5 over the relevant range। अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया टैक्स ऑफ 10%, सही है। व्हाट विल बी द गवर्नमेंट वीकली टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोडक्ट? जी सर, जरा सोचें क्या हो सकता है। देखें, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसने कितना अर्न किया? 1,000 × $1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? $1,000 ओनली, सही है। और पीडी अब कितना है भाई? 1.5 है इस रेलेवेंट रेंज पे, सही है। अच्छा भाई, तो आपके पास यूनिट्स भी हैं, आपके पास पीईडी भी है, आप निकाल सकते हो आंसर। अगर हम लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस इतनी है आपकी $1 पर यूनिट है, सही है, और डिमांड है आपकी 1,000 यूनिट्स है, सही है, और पीईडी आपके पास कितना गिवन है भाई? 1.5 आ रहा है, सही है। और गवर्नमेंट बोलता है कि अगर हम इस पे टैक्स लगा देते हैं 10% का, सही है, क्या होगा? बताइए सर। थोड़ा सोचें भाई। देखें, हमारे पास $1 पे अगर टैक्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब ये हो रहा है $1.1 का, ठीक है। अच्छा, और टैक्स की जो आपकी अमाउंट है वो कितनी है? 0.1, सही है। पीईडी का फॉर्मूला सर क्या होता है? पीईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सही है। हमें पता है कि गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाया तो 10% का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो कितने का चेंज आ रहा है? 10% का चेंज आ रहा है। हमें डिमांड नहीं पता थी, ये आ गया 1.5, तो आंसर कितना आ रहा है आपका? 15%, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास कि 15% से क्वांटिटी कम हुई, राइट, सही है। तो अब 1,000 का जब मैं 15% लगाता हूँ तो डाटा इज कितना? 150। तो ये क्या हो रहा है? प्राइस के बढ़ने से ये चीज कम हो जाएगी, राइट। तो 1,000 - 150 कितना? 850। 850 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये कितना आ गया आपका? $85, सही। चले, टेबल शोज वैल्यूज ऑफ सीपीआई एंड वर्कर सैलरी इन 2020। देखो, कभी भी ये आए ना रियल वैल्यू ऑफ वर्कर सैलरी निकालनी इन 2023,
सही, तो आप क्या करोगे, आपकी नॉमिनल सैलरी, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आपका सीपीआई, ठीक है। आपकी नॉमिनल सैलरी कितनी है? आपकी जो नॉमिनल सैलरी है वर्कर की, दैट इज 25,000, सही है। अच्छा, 25,000, और जो आपका सीपीआई है, देखिए आपको क्या करना है, इसने बोला रियल वैल्यू ऑफ वर्कर सैलरी इन 2023 कंपेयर्ड विद 2022, सही है। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो नॉमिनल सैलरी थी 2023 में वो कितनी थी, 25,000 थी। सीपीआई जो था वो 110 था, और ये आपका 100 ही है, सही है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 22,727। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। एक इकोनॉमी एक्सपीरियंस करती है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ड्यू टू इनकम फॉलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वायरस पैंडेमिक। मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है वो एग्रीगेट डिमांड कम हुआ है, राइट। तो ये कौन सा होता है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फ्रिक्शनल होता है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, सीजनल होता है, वो आपके सामने है कि मंथ्स पे डिपेंड कर रहा है, किसी के यार स्पेसिफिक टेस्ट फैशन पे डिपेंड कर रहा है, और स्ट्रक्चरल होता है जब आपकी इंडस्ट्री में जो है वो क्या आ चुका है, डिक्लाइन। तो ये इतना बड़ा यहाँ पे क्या हुआ है कि वायरस पैंडेमिक है, सही है, कि स्पेसिफिक की वजह से तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, ठीक है। व्हाट इज लाइकली टू मूव एन इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड टू द राइट, सही है। तो क्या ऐसी चीजें जो कि आपकी एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगी? तो देखें, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है ना हमें, तो अगर तो इनकम कम हुई आपकी, तो इसका मतलब क्या है, इनकम अगर कम है तो कंजम्पशन कम है, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। अगर एक्सचेंज रेट कम हुआ, डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो अब एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होंगे, कंपेरेटिव होंगे, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सर क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ेगा। अच्छा भाई, अब देखिए सर, सवाल उठता है कि भाई अब फॉल इन दी गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, सही है। ये बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, टैक्सेस जो है वो कम है। तो अब गवर्नमेंट का ये जो फॉल आया है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब स्पेंडिंग जो है वो कम कर रही है, और टैक्सेस जो है वो अब ज्यादा है। और टैक्सेस ज्यादा होंगे तो इनकम कम होगी ना सर, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगा, ठीक है। चलो, which items have to be added from the and subtracted from GDP at market prices to calculate the value of gross domestic product at basic prices? अच्छा भाई, तो जीडीपी के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें आपकी सब्ट्रैक्ट होती हैं, सही है। तो देखें, कैपिटल कंजम्पशन नहीं होता है, नेट प्रॉपर्टी इनकम हो रहा होता है। इसी तरीके देखिए, कैपिटल कंजम्पशन है ना, ये जीडीपी के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, तो सर आपका करेक्ट आंसर जो है वो सर क्या होगा यहाँ पे, कि क्या क्या चीजें जो है वो आपकी ऐड होंगी, आपकी जो चीजें ऐड होंगी, दैट विल बी सब्सिडीज एंड एक्सपेंडिचर, टैक्सेस। देख लें, अगर यहाँ तक कोई है मसला वगैरह तो पूछ लें। देखें, आप खुद हमारे पास ये वापस से मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस क्या होती है, कि एक साल के अंदर जितनी चीजें और सर्विसेज बनाई गई हैं, उनकी टोटल वैल्यू, ठीक है। और जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में क्या होता है कि भाई आपके प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स, ठीक है, जैसे कि वीएटी हो गया, जैसे कि आपका सेल्स टैक्स हो गया, ये सारी चीजें।
ठीक है। और सब्सिडी सर क्या होता है, जो आपकी चीजों को क्या करता है, सस्ता कर देता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस निकालते हैं ना, कभी भी, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं और सब्सिडी ऐड करते हैं। सही है। तो जीडीपी एट बेसिक प्राइस का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सही। सब्सिडीज और एक्सपेंडिचर टैक्सेस दोनों चीजें आती हैं इसमें, सही है। अच्छा, ये चीज याद करने वाली है, आगे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सही है, फॉल्स फ्रॉम 5% टू 3% पर एनम। सर क्या हुआ, आपके पास पहले 5% था, अब हो चुका है ये 3%, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट है 4%, मतलब अभी भी आपको 1% का क्या हो रहा है सर, आपको हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। तो मेन्यू कॉस्ट विल फॉल टू जीरो। सर देखें, ये हुई है डिसइन्फ्लेशन, महंगाई तो अभी भी हुई है पर कम से हुई है, तो ए नहीं है। पीपल ऑन फिक्स्ड इनकम विल, देखें डिसइन्फ्लेशन है, महंगाई अभी भी हुई है, कम से हुई है पर हुई तो है ना। लेट सपोज पहले अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट था, अब वो अगर 110 का हो चुका है, तो अब वो 110 वाला प्रोडक्ट 115 का हो गया, लेट सपोज। महंगाई तो हुई है बट वही बात है, कम से हो रही है, कम से इंक्रीज आ रहा है। सेवर जो है वो गेन कर रहा है रियल टर्म्स में। परचेजिंग पावर सर आपकी कम हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन होगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकरेज द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स, माइक्रो है। रिड्यूस पॉलिसी पॉल्यूशन, माइक्रो है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर, माइक्रो है। तो यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो मैक्रो लग रहा है, पर आगे सर्विस सेक्टर देखते तो माइक्रो है। प्राइस स्टेबिलिटी सर, इन्फ्लेशन आपके सामने है कि मैक्रो इकोनॉमिक एम है। विच सप्लाई रेट पॉलिसी इज लाइकली टू लोअर रियल आउटपुट बिफोर रेजिंग इट। सही है। अगर आप स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हो, सही है, तो सर क्या होगा हमारे पास कि आउटपुट जो है वो सर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा करते हो सर, क्या होगा, आपका आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। सही है। अब विच सप्लाई रेट पॉलिसी इज लाइकली टू लोअर रियल आउटपुट बिफोर रेजिंग इट, पर अगर आप रिड्यूस करते हो इंपोर्ट बैरियर्स, सही है, तो अब आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल्स जो है वो आपको चीप जो है वो पड़ रहे होंगे। सही है। ठीक हो गई बात। तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। देख लें, समझ आ गई है या नहीं। सर आ गया। ठीक है, हो गया। देखें, पहले समझ लें कि सप्लाई साइड पॉलिसी एक वो पॉलिसी होती है जो कि बेसिकली किस में बारे में बात करी होती है, ये बात करती है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने पे। ठीक है। तो इंपोर्ट बैरियर्स का क्या मतलब है, आपको पता है कि भाई यार, बाहर से जो चीजें जो है वो सस्ती आ रही हैं, सही, लोकल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ रहा है। सही है। अब हम बोलते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, डी क्यों गलत है, क्योंकि देखो, अर्ली इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है ये डायरेक्टली आउटपुट को कम नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म में आउटपुट बढ़ा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक्सपोर्ट को सीधे सीधे इंक्रीज कर रहा है। इंपोर्ट बैरियर्स क्या कर रहा है कि सर ये आपके जो है वो रॉ मटेरियल्स चीप हो रहे हैं। सही है। और इससे सर हमारे पास जो है वो पहले क्या करेगा भाई, रियल आउटपुट को जो है वो कम करेगा, फिर बाद में जो है ये बढ़ाएगा। सही है। आगे चलते हैं। क्योंकि अब आप इंपोर्ट बैरियर्स को जब रिड्यूस करेंगे, तो पहले तो आपको सर क्या होगा, नुकसान हो रहा होगा। सही है। फिर आपको सर क्या होगा, इससे जो है वो एडवांटेज आपको मिल रहा होगा। ठीक है। एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई ऑन दी डायग्राम, सही है, इक्विलिब्रियम पे है। सही है। गवर्नमेंट रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, गवर्नमेंट ने डिफेंस में एक्सपेंडिचर कम कर दिया। सही है। अच्छा भाई, विच पॉइंट ऑन द डायग्राम शो द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट।
चले सर, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम किया है ना, तो इसका मतलब सर क्या है कि हमारी जो है वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हुई है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो रहा है हमारे पास? आप ए पर आ चुके हैं अब। ठीक है, अ नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ कंट्री एंड द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोथ डिक्रीज। सही है, व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस? हमारे पास सर क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो चुकी है। सही है, और लोग एम्प्लॉयड जो हैं वो भी सर क्या हो चुके हैं, इकोनॉमी के अंदर कम है। तो नेट इनवर्ड इमिग्रेशन, सर नेट इनवर्ड इमिग्रेशन की वजह से हमारे पास सर क्या होगा कि ठीक है, लोग जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आ रहे हैं। सही है, अच्छा भाई, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आपके जो है वो अ, देखिए बात समझें, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि लोग जो है वो सर क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है आपका बढ़ चुका है। सही है, तो अगर इनवर्ड इमिग्रेशन होगी, लोग बाहर से आपके मुल्क में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़नी चाहिए, बढ़ जाएगी यहाँ पे। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दोगे तो इससे सर क्या होगा कि अब ज्यादा लोग जो है वो क्या करेंगे, अपने आप को जो है वो शो कराएंगे कि हम तो अनएम्प्लॉयड ही हैं। सही, हमारे पास तो काम ही नहीं है। सही है, ताकि उन्हें बेनिफिट जो है वो मिल सके। ठीक है, अच्छा, तो ए भी नहीं, बी भी नहीं। एंड इंक्रीज इन द एज एट विच स्टेट पेंशन आर पेएबल। अगर आप एज को बढ़ा दोगे, सही है, इससे हमारे पास सर क्या होगा कि इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली सर क्या होगा, हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो सर क्या होगा, जनरेट जो है वो हो जाएगा। सही है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करें ना, हम बात कर रहे हैं कि लेबर फोर्स जो है उसको बढ़ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच सर्कमस्टांसेस वुड हेल्प टू गेन फ्रॉम अ डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। सही है, तो कब फायदा होगा? जब आप ज्यादा बाहर बेचते हो, और जब आप अपने घर के लोगों से, डोमेस्टिक सप्लायर से प्रोडक्ट खरीद रहे हो। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन हो रही है और अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इंपोर्टेड गुड तो एक्सपेंसिव पड़ेगा अब। ठीक है, तो ए आंसर है। देखें, ये बात सही है बी की, पर अगर आप रिलाय करते हो ना फॉरेन सप्लायर पे, तो आपके सामने डेप्रिसिएशन अगर होगी करेंसी की, तो इससे सर क्या होगा, हमारे जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे ना यार। तो हमें ओवरऑल जो है वो कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। A country has a floating exchange rate. Its current account on the balance of payment moves from a surplus to a deficit. आप चले गए हैं सरप्लस से डेफिसिट की तरफ। Which rate is likely to increase in the short run as a consequence of this worsening of its current account? आप सरप्लस से जब डेफिसिट की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब सर क्या होगा, हमारे पास शॉर्ट रन के अंदर जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही है, जब डेफिसिट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक्सचेंज रेट्स तो कम हो जाएगा ना, इंक्रीज तो होगा नहीं है। सही है, इंटरेस्ट रेट का कोई यहाँ पे लिंक नहीं है। सही, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी सर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विदाउट रेजिंग इन्फ्लेशन। अच्छा भाई, कौन सी पॉलिसी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिड्यूस कर देती है, उसके डेफिसिट को, और इन्फ्लेशन को भी नहीं बढ़ने देती है? ये तो वही कोई सप्लाई साइड पॉलिसी टाइप होगा। देख लेते हैं जरा। अगर आप इंपोर्ट कोटा को रिड्यूस करते हैं, सही है, तो इससे सर क्या होगा, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप तो रिड्यूस नहीं कर सकेंगे ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को। आगे चलते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो अ, अगर आप रिलाय करते हैं ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, सही है, तो क्या होगा,
आप ना रिड्यूस कर सकेंगे अपने बैलेंस पेमेंट को, डेफिसिट को, और इन्फ्लेशन भी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट आ रहा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, लोग सेविंग करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, बैलेंस पेमेंट डेफिसिट कम हो जाएगा। फिर बाहर का पैसा भी अंदर आ रहा है, क्योंकि बाहर के लोग आपके मुल्क में पैसा लगाएंगे तो एप्रिसिएशन भी होगी करेंसी की, ठीक है। टेबल शोज द एवरेज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। सही है। अच्छा, अगर आप इंपोर्ट टैरिफ्स को रिड्यूस करते हैं तो सर इससे क्या होगा हमारे पास कि इंपोर्टेड गुड्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे। सही है, उनकी प्राइसेस, तो अब वो जो है वो ज्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा आपका। सही है। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पता है क्या सीन है, अगर मैं इंपोर्टेड जो टैरिफ्स हैं, अगर मैं टैक्सेस को अगर मैं रिड्यूस कर देता हूँ, सही है, तो मैं रिड्यूस नहीं कर सकूंगा अपने बैलेंस पेमेंट डेफिसिट को, क्योंकि इंपोर्ट की प्राइसेस कम हो गई तो इंपोर्टेड जो गुड्स हैं वो सर क्या होंगे, अब जो है वो ज्यादा मैं खरीदूंगा। सही है, मैं इन्फ्लेशन भले एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ, सही है, मैं डोमेस्टिक लोगों से जो है वो सामान नहीं खरीद रहा हूँ, मेरा एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, मेरी प्राइसेस कम हो रही हैं, बट मैं डेफिसिट जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकूंगा, डेफिसिट मेरा और ज्यादा बढ़ जाएगा इस पॉइंट पे। टेबल shows the average price of export and import prices, ठीक है, which combination of changes in export prices and import prices could result in a country's terms of trade increasing from 100 to 110। सही है। तो द एवरेज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, देखें जब हम लोग बात कर रहे हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एक्सपोर्ट प्राइसेस और हमारी होगी इंपोर्ट प्राइसेस। So which combination of changes in export price and import price could result in a country's terms of trade increasing from 100 to 110? तो अगर ये 100 से 110 हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट प्राइसेस ज्यादा हैं और इंपोर्ट प्राइसेस जो हैं इन रिलेटिव टू एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वो कम है। सही है। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर। एक्सपोर्ट प्राइसेस, लेट सपोज हमने बोला कि ये हो गई 110, इंपोर्ट प्राइसेस है 100, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 101 है आंसर, या कितना है, 110 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 100 100 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आप अगर देखें तो मेरे पास जो इंक्रीज आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 10% से आ रहा है। 100 से अगर ये 110 पे जा रहा है तो कितने से इंक्रीज है, 10% से इंक्रीज है। सही है। तो आपके जो एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं 10% से, और इम्पोर्ट की प्राइसेस अनचेंज रही हैं, तभी तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिव शो हो रहा है, तभी तो यहाँ पे जो है हमारे पास टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इम्प्रूव नजर आ रहा है। सही है। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब वही है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स वगैरह नहीं थे। तो यूरोपियन यूनियन रिक्वायरिंग गुड्स इंपोर्टेड इनटू मेंबर स्टेट्स टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह सब चीजें मेंटेन करी हुई हैं, सही है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रेड टेपिज्म, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर का पॉइंट है, तो ये नहीं हो सकता। तो नाइजीरिया गवर्नमेंट बैनिंग, सर ये क्या है हमारे पास, अगर आप बैन लगा रहे हो तो आपने एम्बार्गो लगा दिया, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है। टैरिफ लगा दिया है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सम एक्सपोर्टेड गुड्स। आप अपने एक्सपोर्टेड गुड्स पे आपने टैक्स लगाया, आपने डोमेस्टिकली जो है ये काम करा है। सही है, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर का काम नहीं है, तो बी आंसर होगा। टर्की इंपोर्टेड 220 million of goods and services. Turkey exported 12 million worth of goods and services during the same period. Its net income was $15 million negative. What is Turkey's current account balance? तो हमारे पास सर क्या रहा, टर्की ने एक्सपोर्ट किया 12 मिलियन, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। सही है। इसके बाद हमने बात करी कि तो उसने इंपोर्ट किया 220 मिलियन, तो वो नेगेटिव हो गया, प्लस उसकी नेट इनकम जो थी वो भी -15 थी, तो इसका मतलब जो टोटल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, टोटल आंसर आ रहा है आपका -223 मिलियन। सही है। द टेबल shows the exchange rate for a national currency per US dollar. Which currency has the smallest percentage change against the US dollar between 2019 and 2020? सही है। आप देखें कि पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, 6.91 था, अब हो गया 6.90। सही है।
अच्छा, विच करेंसी हैज द स्मॉलेस्ट एप्रिसिएशन। तो ये सर, पहले आप 6.91 पैसे देते थे तो आपको $1 मिलता था, आपको 6.90 पैसे दे रहे हो तो आपको $1 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एप्रिसिएशन तो हुई है। अब स्मॉल चेंज है कि नहीं वो बाद में देखते हैं। पहले आपको $70 का डॉलर पड़ रहा था, आपको 74 का पड़ रहा है, इसका मतलब अब यहाँ हुई है डेप्रीसिएशन। पहले आपको $14 का डॉलर पड़ रहा था, अब आपको पड़ रहा है $16 का, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या हुई है, डेप्रीसिएशन। पहले आपको कितने का डॉलर पड़ रहा था, 0.99 का, अब पड़ रहा है 0.94 का, तो इसका मतलब है कि यहाँ सर क्या हुआ है हमारे पास, एप्रिसिएशन जो है वो हुई भी है। सही है। तो ज्यादा हमारे पास या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सही है, टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। ऐसे ही नहीं कर देना कि भाई ये कम डिफरेंस है, 0.1 का आ रहा है यूं, 0.1 का आ रहा है यूं नहीं करना। परसेंटेज लगाना, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन और मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। क्या है हमारे पास, ये है 6.9, 90 और 6.91 है, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू था 6.90 माइनस ओल्ड 6.91 डिवाइड बाय 6.91 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। कितना आंसर आ रहा है, 6.90 माइनस 6.91 डिवाइड बाय 6.91, ये आ रहा है कुछ आपका 0.1447 आ रहा है। सही है। चलें, दूसरा हमारे पास क्या है भाई, 0.94 माइनस 0.99 डिवाइड बाय 0.99 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आ रहा है आपका कितना, 5%, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो रहा है, ये कम से चेंज है ना, तो ए करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। बस, कभी भी परसेंटेज चेंज हो यही फॉर्मूला आप यूज करना, ऐसे ही अपने हिसाब से चीजें नहीं करने बैठना, ठीक है। चलें भाई।